सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम लोग पढ़ रहे थे एक और द्रोणाचार्य। तो मैं आपको दो भाग में ये द्रोणाचार्य की कहानी पढ़ा रही हूँ। इसके पहले वाले भाग में हम लोगों ने देखा कि अरविंद अपनी बीवी से बात करता है और उसके जो भी कॉलेज है वहाँ पे क्या क्या सारी प्रॉब्लम आई थी। अब यहाँ से शुरू होता है द्रोणाचार्य की स्टोरी। तो वो जिन लोगों ने भी अभी तक नहीं जाना है या फिर नहीं पढ़ा है तो इस नाटक से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगी। आइए इस नाटक को पढ़ते हैं बिना देरी किए। और साथ ही मैं बता दूं कि इस नाटक के ख़त्म करते ही इसके बारे में इसका नोट्स मैं अपलोड कर दूंगी ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। पूरा नाटक भी पढ़ लीजिएगा पीडीएफ से और उसके अलावा आप उसका नोट्स भी बना लीजिएगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर अपने आप मिल जाएगा, याद करो उसे, याद करो उसे। धीरे धीरे अंधकार, अंधकार में बच्चे के रोने की, सिसकने की आवाज़ें आती हैं। धीरे धीरे प्रकाश। 7-8 वर्ष का अश्वत्थामा जमीन पर पांव घिसलाता मचल रहा था। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का बेटा था। और अश्वत्थामा, नहीं नहीं, मुझे अभी चाहिए। नहीं दोगी तो मुझसे कभी नहीं बोलूँगा, तो तुझसे कभी नहीं बोलूँगा, पिताजी से भी नहीं बोलूँगा। कृपी, जो अश्वत्थामा की माँ रहती है और द्रोणाचार्य की बीवी, तो उनका नाम कृपी है। वो धमकाती हुई बोलती हैं कि क्या मेरा कहना नहीं मानेगा? अश्वत्थामा चीख कर, तेरा क्या, किसी का कहना नहीं मानूंगा। ला गोरस ला, अभी ला, नहीं तो सिर पटक कर प्राण दे दूंगा। गोरस देती है कि नहीं? ले, सिर पटकता है, देती है कि नहीं? ले ले ले, और वो अपना सर जो है वो पटकने लगता है नीचे, सिर पटकता जाता है। कृपी, तो मर जा, गोरस हो तो लाऊं, तेरे बाप ने गाय तो नहीं बांध रखी। अश्वत्थामा, कहीं से ला, नहीं लाती तो ले ले, सिर पटकता है। कृपी व्याकुल हो जाती है, उसे उठाती है, पुचकारती है। कृपी, ठहर, लाती हूँ, अभी लाती हूँ। अश्वत्थामा की सिसकियां नहीं टूटती। द्रोणाचार्य का प्रवेश। अश्वत्थामा को रोता हुआ देख परेशान होता है। द्रोणाचार्य अश्वत्थामा को चुमकारता हुआ, पुचकारता हुआ, क्या हो गया है रे, रो क्यों रहा है? क्या माँ ने फिर मारा है? अश्वत्थामा, नहीं नहीं मारा। द्रोणाचार्य, तब क्या हो गया? अश्वत्थामा, गोरस पीऊंगा पिताजी, गोरस पीऊंगा। द्रोणाचार्य, पर अपने यहाँ गाय कहाँ है? अश्वत्थामा, नहीं है तो क्या हुआ, माँ दे रही है। द्रोणाचार्य, लेकिन क्या बाहर गई है? अश्वत्थामा, नहीं, भीतर। कृपी मिट्टी का पात्र लिए आती है। कृपी, आ गए तुम, देखो ना, दूध के लिए हट कर रहा है, सिर पटक पटक कर प्राण दे रहा था। अश्वत्थामा, ले पी, अब रोएगा तो देखना, हठी कहीं का। अश्वत्थामा दूध पीता है। कृपी उसकी ओर करुण दृष्टि से देखती है। गोरस कैसा लगा बेटे? अश्वत्थामा, बहुत अच्छा था माँ। बाहर जाने लगता है। अश्वत्थामा, कहाँ जा रहा है? अश्वत्थामा, उस क्षत्रिय कुमार के पास, उसे जाकर बताता हूँ कि हमारे यहाँ भी गोरस है। घमंडी कहीं का, आपको दरिद्री, भीख मंगा ब्राह्मण कह रहा था। उछलता हुआ जाता है। कुछ क्षणों तक बेचैन अंतराल। कृपी, हाँ बताओ, द्रुपद ने क्या कहा? इतने दिनों बाद तुम्हें देखकर बहुत खुश हुआ होगा। पात्र उठाने लगती है। द्रोणाचार्य, पात्र मुझे दो। पात्र ले लेता है, देखता है। कृपी, क्या क्या दिया? 100 से कम गायें क्या क्या दी होंगी? द्रोणाचार्य कटुता से, 100 क्यों, 1000 दी हैं। कृपी, और मुद्राएं कितनी दी? क्या ऐसे ही थोड़े ही विदा कर दिया होगा? विराम, कहती थी ना, अकर छोड़ दो, मानते कहाँ थे? द्रोणाचार्य पात्र दिखाता हुआ, अश्वत्थामा को तुमने क्या पिलाया? कृपी अन्यत्र देखती हुई, दूध, और क्या? द्रोणाचार्य, क्या इस पात्र में दूध था? झूठ क्यों बोलती हो? कृपी, अब जाने भी दो। हाँ, तो द्रुपद ने क्या कहा? तुम्हारा स्वागत किस प्रकार किया? राजसभा बुलाई होगी तुम्हारे सम्मान में। द्रोणाचार्य, इस पात्र में क्या था? कृपी, द्रुपद ने क्या कहा, क्या दिया? द्रोणाचार्य, इस पात्र में क्या था? कृपी, सुन सकोगे? द्रोणाचार्य, द्रुपद के यहाँ से आने के बाद अब कोई बात भारी नहीं पड़ेगी। कृपी, इस बर्तन में दूध के नाम पर आटे का घोल था। द्रोणाचार्य, उस छोटे से बच्चे के साथ कपट करते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें? कृपी, शर्म करती तो अब तक सिर पटक पटक कर मर गया होता। द्रोणाचार्य, लेकिन आटे का घोल पी कैसे लिया? कृपी, पीता नहीं तो कहाँ जाता? आंचल छूटने के बाद कभी दूध पिया होता तो याद रहता दूध का स्वाद। विराम, दूध के नाम पर जहर देती तो भी पी लेता। द्रोणाचार्य, क्या सचमुच दूध नहीं पिया उसने कभी? कृपी, इस बात पर अब दृष्टि पड़ी तुम्हारी। मैं कहती तो विश्वास करते तुम। मुझे झगड़ालू स्वभाव, दरिद्री कहकर कोसते।
द्रोणाचार्य, मुझे अभी विश्वास नहीं होता। कृपि, विश्वास क्यों होगा? कभी अपने लड़के की हड्डियां गिनी है तुमने? भिखमंगे का लड़का कहलाता है तुम्हारा बेटा। मुझसे पूछो कैसे जुटाती हूँ 2 जून की रोटी। द्रोणाचार्य, इतना नारकीय जीवन? कृपि, नरक बनाया किसने, मैंने या तुमने? द्रोणाचार्य, चुप, बोलते क्यों नहीं? कहाँ मर गई अकड़ तुम्हारी? वीराम, होंगे बड़े आचार्य, लेकिन उससे अन्न नहीं आ जाता, कपड़े नहीं आते। द्रोणाचार्य, तुम कहना क्या चाहती हो? कृपि, वही तो तुम्हें द्रुपद के यहाँ भेजते समय कहा था। द्रोणाचार्य, पर द्रुपद ने क्या किया जानती हो? कृपि, उसने तुम्हें जरूर कुछ न कुछ दिया होगा। द्रोणाचार्य, दी ना, जमकर एक लात दी मेरे माथे पर, नौकरों से धक्के मारकर निकलवा दिया मुझे। कृपि, हो ही नहीं सकता। द्रोणाचार्य, क्या झूठ बोल रहा हूँ मैं? उस अपमान की कल्पना भी नहीं कर सकोगी तुम। मेरा अपमान, मेरे पिता का अपमान। कृपि, ऐसा क्या कह दिया उसने? द्रोणाचार्य, उसने मुझे घमंडी कहा, अक्रू कहा, दरिद्री कहा। कृपि, तो क्या गलत कहा? द्रोणाचार्य, उसने मुझे ढोंगी कहा, पाखंडी कहा, उसका एक एक शब्द बर्छी की तरह मेरी आत्मा को छेद रहा है। कृपि, इस अपमान की नौबत ही क्यों आने दी तुमने? द्रोणाचार्य, मैंने कृपि? कृपि, और किसने? मैंने। तुमने जरूर अकड़ दिखाई होगी, अपनी विद्वता और आचार्यत्व का पर उसे लंबा भाषण दिया होगा। द्रोणाचार्य, नहीं कृपि, मैंने वैसा कुछ नहीं किया। जीवन में इतनी समर्पित भाषा कभी नहीं निकली मेरे मुंह से। इसके बाद भी अपमान। कृपि, मेरा रोम रोम जल रहा है। इच्छा तो होती है कि एक ही बाण से उसका सिर भेद कर रख दूं। कृपि, ले चुके बदला। अपने इकलौते बेटे के लिए जो दूध की एक बूंद नहीं जुटा सकता, उसके मुंह से बदले की भाषा वाचालता है। द्रोणाचार्य, तुम मेरी शक्ति नहीं जानती कृपि, तो और कौन जानता है? द्रोणाचार्य, मैं अब ऐसी पीढ़ी तैयार करूंगा जो केवल युद्ध की भाषा बोलेगी। कृपि, लेकिन पढ़ाओगे किसे? है भी कोई विद्यार्थी? राज सत्ता को यूं ही नहीं उल्टा जा सकता। द्रोणाचार्य, तुम कहना क्या चाहती हो? कृपि, मैं कहाँ कहती हूँ कि अपमान का घूंट पियो, द्रुपद से बदला जरूर लो, पर उतावली में नहीं, योजना बनाओ, उसका नाश उसकी जाति के लोगों से ही कराओ। बाहर कोलाहल, रथ के रुकने की आवाज, घोड़ों की हिनहिनाट। द्रोणाचार्य, देखो तो कौन है? कृपि, देखने का नाट्य, कोई राजपुरुष लगता है। द्रोणाचार्य, हाँ, अरे यह तो भीष्म आ रहे हैं। कृपि, भीष्म और अपने यहाँ? द्रोणाचार्य, आश्चर्य है। कृपि, देखो कैसा संयोग है, तुमने सत्ता से जुड़ने के लिए कह रही थी और सत्ता स्वयं चली आ रही है। विवेक से काम लो, हो सकता है तुम्हारा संकल्प। भीष्म का प्रवेश, द्रोण को झुककर प्रणाम करता है। द्रोणाचार्य, आप यहाँ? भीष्म, क्या आप जैसे आचार्यों के दर्शन को लाभ न लूं? द्रोणाचार्य, फिर भी। भीष्म, आचार्य द्रोण, आज तक आपकी धनुर्विद्या के बारे में सुना ही था, लेकिन आज अपनी आंखों से देखा, धन्य हैं आप। कृपि, ऐसा क्या देख लिया आपने? भीष्म, धनुर्विद्या का ऐसा चमत्कार जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। कृपि, कैसा चमत्कार? भीष्म, बाणों की सहायता से आचार्य ने कुएं में गिरी गेंद बाहर निकाल दी। पांडु और धृतराष्ट्र के पुत्रों ने जब घटना की जानकारी दी तो मैं बहुत प्रभावित हुआ। द्रोणाचार्य, लेकिन यह तो बहुत साधारण सी बात है। भीष्म, मैं इस चमत्कार से बहुत अभिभूत हूँ आचार्य। द्रोणाचार्य, आप चाहते क्या हैं? भीष्म, यही कि आप चलकर राजपुत्रों का आचार्य पद ग्रहण करें। द्रोणाचार्य, मैं और राजपुत्रों का आचार्य? भीष्म, इससे आपत्ति ही क्या है? द्रोणाचार्य, मुझे थोड़ा विचार कर लेने दीजिए। कृपि, बीच में ही, ये तो शालीनता के कारण ऐसा कह रहे हैं, इन्हें आपकी बात स्वीकार्य है। भीष्म, तो मैं निश्चिंत हुआ आचार्य, चलकर आपके स्वागत की व्यवस्था करूं। द्रोणाचार्य, भीष्म, लेकिन मैं। कृपि, बीच में ही, इनकी बात मुझ पर छोड़िए, ये परसों यानी गुरु पूर्णिमा तक राजधानी जरूर पहुंच जाएंगे। भीष्म, आपने अच्छी बात बताई। दीक्षा के लिए गुरु पूर्णिमा से बढ़कर दिन कहाँ मिलेगी, तो आचार्य आपको लेने रथ आएगा, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। भीष्म जाने लगा। द्रोण आगे बढ़कर कुछ कहना चाहता था, पर कृपि उसे रोकती है। द्रोणाचार्य, कृपि, तुमने कुछ सोचने भी नहीं दिया। कृपि, क्योंकि तुम सोचने के बाद हाँ नहीं कर पाते। द्रोणाचार्य, लेकिन तुम इसका परिणाम जानती हो? कृपि, जानती हूँ। अनाज और कपड़ों की समस्या हमेशा के लिए मिट जाएगी, कुछ सम्मान से रह सकेंगे, तुम द्रुपद से बदला भी ले सकोगे। द्रोणाचार्य, हाँ, द्रुपद से बदला, द्रुपद का नाश किए बिना मैं चैन से नहीं जी सकूंगा। कृपि, अब तुम्हारे शिष्य होंगे इस देश के भावी शासक, उनकी सेना बनाकर तुम द्रुपद को तहस नहस कर सकते हो। द्रोणाचार्य, हाँ, जब मेरी नियति यही है तो मैं कर लूंगा। कृपि, मैं तैयार हूँ। धीरे धीरे अंधकार, कुछ क्षणों में कुत्ते के भौंकने की आवाजें करीब आती हैं और जंगल में कुछ लोगों के भागने की आहट। अर्जुन की आवाज
गुरुदेव वह देखिए, कुत्ते भौंकने लगे, हरिणों का झुंड देखिए उस ओर। द्रोणाचार्य की आवाज। सावधानी से निशाना साध अर्जुन, एक भी हिरण भागने न पाए। अर्जुन की आवाज। गुरुदेव हमारे शिकारी कुत्तों पर कहीं से बाण आ रहे हैं। द्रोणाचार्य की आवाज। कौन हो सकता है? अर्जुन की आवाज। जाने कौन है। कुत्तों का भौंकना बंद होता है। गुरुदेव कुत्तों का भौंकना बंद हो गया है, जैसे कोई बाणों से उनका मुंह सी रहा हो। द्रोणाचार्य की आवाज पर। धनुर्विद्या का इतना बड़ा चमत्कार करने वाला यहाँ कौन है? चलो आगे चलकर देखते हैं। जंगल में दौड़ने की आवाज। हलचल। धीरे धीरे प्रकाश मंच के मध्य भाग पर फैलने लगता है। एकलव्य धनुष पर बाण ताने द्रोणाचार्य और अर्जुन आते हैं। द्रोणाचार्य कौन हो तुम? एकलव्य बाण उतारकर उन्हें प्रणाम करता है। गुरुदेव आप? द्रोणाचार्य आश्चर्य से। मुझे गुरुदेव क्यों कह रहे हो? एकलव्य आप मेरे गुरुदेव हैं इसलिए। द्रोणाचार्य लेकिन मैं तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ। एकलव्य पहली बार नहीं गुरुदेव, दूसरी बार। द्रोणाचार्य झूठ बोलते हो। एकलव्य मैं भला क्यों झूठ बोलने लगा? क्या 10 वर्ष पहले मैं आपसे नहीं मिला था? मैं आपका शिष्य बनना चाहता था। द्रोणाचार्य तब? एकलव्य आपने मेरी प्रार्थना ठुकरा दी थी। द्रोणाचार्य ठीक ही किया था, शास्त्रों के अनुसार मेरी विद्या केवल ब्राह्मणों और क्षत्रियों के लिए है। एकलव्य लेकिन योग्यता और प्रतिभा? द्रोणाचार्य इन दोनों से व्यवस्था बड़ी है। एकलव्य क्या यह सच है? द्रोणाचार्य हाँ, मेरी व्यक्तिगत अनुभव भी यही कहता है। एकलव्य लेकिन जन्म पर तो मेरा कोई अधिकार नहीं था। जन्म से पहले अपने माता पिता तय करने की सुविधा क्या प्रकृति भी देती है? द्रोणाचार्य लेकिन मनुष्य का जन्म हमेशा एक अनचाही व्यवस्था में होता है, तो मैं क्या करूं? एकलव्य आप भीतर से इस व्यवस्था में विश्वास करते हैं। द्रोणाचार्य जो व्यवस्था तोड़ी नहीं जा सकती उसमें विश्वास करके ही जिया जा सकता है। पर तुमने इतनी विद्या सीख कहाँ से ली? इतनी विद्या तो मेरे इस प्रिय शिष्य अर्जुन को भी नहीं आती। एकलव्य यह सब आपकी कृपा है गुरुदेव। द्रोणाचार्य मुझे बेकार महत्व दे रहे हो। एकलव्य नहीं गुरुदेव, मैंने आपका पुतला बनाया, उसके चरणों में बैठकर अभ्यास करता रहा। द्रोणाचार्य गुरु के बिना भी इतना ज्ञान, तुम धन्य हो एकलव्य। अर्जुन क्या यह संभव है गुरुदेव? द्रोणाचार्य जो कुछ देख रहा हूँ झुठलाया कैसे जा सकता है? एकलव्य आपके आशीर्वाद से मेरी विद्या कृतार्थ हुई। अपने इस वनवासी शिष्य से गुरु दक्षिणा मांगिए। द्रोणाचार्य लेकिन किस आधार से? मैंने तुम्हें दिया क्या है? एकलव्य प्रेरणा। द्रोणाचार्य यह तुम्हारी शालीनता है। एकलव्य चाहे जो हो, मैं आपको गुरु मानता हूँ। अब मैंने सिद्ध कर दिया है कि मैं बहुत नालायक शिष्य नहीं हूँ। द्रोण विचार करता है, अर्जुन की ओर सार्थक नज़र से देखता है और धीरे धीरे उसका चेहरा कठोर होने लगता है। एकलव्य उसे चुप देखकर क्या मेरी गुरु दक्षिणा भी स्वीकार्य नहीं? द्रोणाचार्य क्यों नहीं, क्यों नहीं? अब तुम जिद करते हो तो, लेकिन तुम दे भी सकोगे? एकलव्य आप मांगिए तो। द्रोणाचार्य रहने दो, तुम नहीं दे पाओगे। एकलव्य क्यों नहीं दे पाऊंगा? पांडु या कौरवों का बेटा भले न हूँ, व्याधराज का पुत्र हूँ। व्याधराज का पुत्र तो हूँ ही, कहेंगे तो उनका पूरा राज्य आपके चरणों में रख दूंगा। द्रोणाचार्य धन नहीं चाहिए मुझे। एकलव्य तो? द्रोणाचार्य मेरी गुरु दक्षिणा तुम्हें बहुत दुख देगी। एकलव्य प्राणों से तो अधिक कुछ नहीं लेगी। द्रोणाचार्य तो सुनो, मुझे तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए। एकलव्य यह आपने क्या मांग लिया? अंगूठा देने के बाद मैं क्या रह जाऊंगा? आप आशीर्वाद दे रहे हैं या शाप? द्रोणाचार्य फिर मांगने के लिए क्यों कहा? क्या चेतावनी नहीं दी थी मैंने? एकलव्य गुरु दक्षिणा तो मैं ही दूंगा आचार्य, लेकिन ये एक प्रश्न पूछूं? द्रोणाचार्य कैसा प्रश्न? एकलव्य क्या आप इस अर्जुन से कभी उसका दाहिना हाथ मांग सकेंगे? क्या आप भीम से उसकी भुजा मांग सकेंगे? द्रोणाचार्य चुप। आप मांगेंगे भी तो मिलेगी? तब आपने मुझसे ही अंगूठा क्यों मांगा? क्या आप अपने शिष्य की हत्या नहीं कर रहे हैं? द्रोणाचार्य तो मत दो, मैं कोई दबाव तो नहीं डाल रहा हूँ। एकलव्य वैसी बात नहीं है, गुरु दक्षिणा तो मैं दूंगा ही। पूजा की सामग्री लेकर अभी आया। एकलव्य तेजी से जाता है। कुछ देर तक अर्जुन और द्रोण खामोश। अर्जुन गुरुदेव आपकी यह क्रूरता समझ में नहीं आई। द्रोणाचार्य क्यों? अर्जुन एकलव्य से अंगूठा क्यों मांगा? द्रोणाचार्य धर्म की व्यवस्था के लिए, जानते नहीं शूद्रों और वनवासियों को धनुर्विद्या की शिक्षा नहीं दी जा सकती। अर्जुन लेकिन आपने शिक्षा दी कहाँ? आपको गुरु दक्षिणा भी देना भी क्या अपराध हो गया? द्रोणाचार्य एकलव्य का अंगूठा बने रहने का अर्थ समझते हो? धनुर्विद्या पर उसका अधिकार हो जाएगा, धीरे धीरे उसकी जाति का अधिकार हो जाएगा। शक्तिशाली होने के बाद ये क्षत्रियों से स्पर्धा करेंगे और परिणाम होगा वर्णाश्रम धर्म पर संकट। उसका अंगूठा छीनकर मैं इन संभावनाओं को हमेशा के लिए समाप्त कर दूंगा, समझे?
अर्जुन, पर यह अन्याय है गुरुदेव। देखा नहीं उसकी आंखों में क्षत्रियों के लिए कितनी घृणा थी। आपने एक महान प्रतिभा को उभरने से पहले ही कुचल दिया। द्रोणाचार्य, हाँ कुचल दिया। उसने मेरे अहंकार को चुनौती क्यों दी? अर्जुन, कैसी चुनौती? द्रोणाचार्य, वह सिद्ध करना चाहता था कि वह मेरी सहायता के बिना भी महान धनुर्धर बन सकता है। कल इतिहास मेरी अपूर्णता पर हंसता। अर्जुन, इतिहास तो कल भी हंसेगा आप भर। जब जब भी प्रतिभा को जाति और व्यवस्था के नाम पर कुचला जाएगा तो लोग आपको ही याद करेंगे। इतिहास आपको कभी क्षमा नहीं करेगा। द्रोणाचार्य, यह तुम कह रहे हो? कम से कम तुम्हें तो नहीं कहना चाहिए। अर्जुन, मगर क्यों? द्रोणाचार्य, क्योंकि यही वनवासी आगे चलकर तुम्हारी राह का सबसे बड़ा कांटा बनता। अर्जुन, तो बनने देते। उसे जीतने के लिए मैं और अधिक विद्या सीखता। द्रोणाचार्य, नहीं अर्जुन, उसकी प्रतिभा स्वयंभू है, तुम उसके सामने नहीं ठहर सकते। अर्जुन, आपके रहते? द्रोणाचार्य, हाँ मेरे रहते। एकलव्य ने मुझे भी अपनी सीमा की पहचान करा दी है। अर्जुन, क्या इसलिए आपने? द्रोणाचार्य, याद है मैंने एक दिन बहुत प्रसन्न होकर तुम्हें आशीर्वाद दिया था कि पृथ्वी पर तुमसे बड़ा धनुर्धर नहीं होगा। आज मैं अपना वचन पूरा कर रहा हूँ। अर्जुन, पर यह अन्याय है गुरुदेव, उस पर भी और मुझ पर भी। द्रोणाचार्य, तुम पर क्यों? अर्जुन, क्योंकि मैं संसार के सबसे बड़े धनुर्धर को अपनी आंखों से देख चुका हूँ। भविष्य में जब कभी मुझे कोई संसार का सबसे बड़ा धनुर्धर कहेगा तो उस समय एकलव्य का गर्म खून से सना हुआ पंजा मेरा मजाक उड़ाएगा। गुरुदेव, मैं अपनी अपराध भावना को कभी नहीं जीत सकूंगा। द्रोणाचार्य, मूर्खतापूर्ण बातें बंद करो। अर्जुन, गुरुदेव अभी भी समय है, जाइए एकलव्य का मान कीजिए। मैं इस पाप में शामिल नहीं होना चाहता। द्रोणाचार्य, चुप रहो, मुझे अपना वचन पूरा करने दो। अपने राजकीय कर्तव्य का पालन करने दो। अर्जुन, नहीं गुरुदेव। द्रोणाचार्य, वह देखो एकलव्य आ रहा है। एकलव्य थाली में पूजा की सामग्री लेकर आता है। उसका अंगूठा कटा है, पंजा खून से लाल है। द्रोणाचार्य को वह खून का टीका लगाता है। एकलव्य चरणों पर माथा झुकाता हुआ, यह रही आपकी गुरु दक्षिणा गुरुदेव, यह रही आपकी गुरु दक्षिणा। द्रोण दोनों हाथ उठाकर आशीर्वाद देता है। अर्जुन करुण दृष्टि से एकलव्य की ओर देखता है। धीरे धीरे अंधकार हो जाता है। उत्तरार्ध। मंच खाली है। फोन की घंटी बज रही है। लीला आकर फोन लेती है। लीला, हेलो, कौन? मिसेज शुक्ला? मैं लीला बोल रही हूँ। नहीं नहीं, प्रिंसिपल साहब अभी लौटे नहीं हैं। क्या कहा? साड़ी हाउस में नया स्टॉक आया है, लेकिन मैं तो परसों ही शॉपिंग कर आई। अच्छा, तो नैनीताल की तैयारी है? अच्छा अच्छा, मिस्टर शुक्ला दौरे पर जा रहे हैं। हो आइए। अपनी गाड़ी ले जाएंगे या सरकारी? बड़ी मौज रहती है आप लोगों की। आऊँगी क्यों नहीं, जरूर खिंचाई करेंगे मिसेस दरबार की। पुलिस वाले की औरत हुई तो क्या हुआ? हाँ हाँ, सुदीप पास हो गया है, फर्स्ट आया है। 100 आम के अचार में कलौंजी कितनी डाली आपने? 100 ग्राम। मैं तो 150 डालती हूँ। नहीं नहीं, तकलीफ क्यों उठाती हैं? आप चपरासी भेज दूंगी। अच्छा अच्छा, नमस्कार। अरविंद आता है, थका सा, परेशान सा। लीला रिसीवर रखती है। लीला फोन की तिपाई पर से पत्र उठाती बैठी हुई। सुदीप की चिट्ठी आई। अरविंद अनन्य भाव से, रख दो, पढ़ लूंगा। लीला, अरे पढ़ो भी, मेरिट में पहला आया है मेरा बेटा। अरविंद, तो मैं क्या करूं? लीला, क्या फर्स्ट आना कुछ होता ही नहीं? अरविंद, होता है, तो पूरे शहर में मिठाई बांटो। लीला, इस तरह काट क्यों रहे हो? अरविंद, काटू नहीं तो क्या करूं? तुम लोगों की मेहरबानी से प्रिंसिपल जो हो गया हूँ। लीला, तो बुरा क्या हुआ? अरविंद, बड़ा राज सिंहासन मिल गया है ना, एक दिन तो चैन की सांस मिलती नहीं, रोज कोई ना कोई परेशानी। लीला, इतना सोचोगे तो कैसे चलेगा? अरविंद, तो मर जाऊं। लीला, क्या प्रिंसिपल बनकर तुम सुखी नहीं हो? अरविंद, हर आदमी मुझे बेईमान और मौका परस्त समझता है, कोई मुझ पर विश्वास नहीं करता। यदु का प्रवेश। यदु, क्या हो गया यार? प्रिंसिपल बनने के बाद तुम्हें जाने क्या हो गया है? अरविंद, क्या हो गया मुझे? यदु, किसी काम के आदमी नहीं रहे, जब देखो चेहरा लटकाए रहते हो। अरविंद, और बनाओ प्रिंसिपल, कहीं का नहीं रखा मुझे। यदु, आखिर बात क्या हो गई? अरविंद, कुछ नहीं। यदु, कुछ तो हुआ है, मैं तुम्हारी नस नस जानता हूँ। अरविंद खामोश। अब बताओगे भी या चमगादड़ों की तरह मुंह लटकाए रहोगे? अरविंद, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा। यदु, क्या प्रेसिडेंट ने कोई अंट शंट बात कह दी? अरविंद, उसकी आदत पड़ गई है यदु, किसी लेक्चरर ने बदतमीजी की है। अरविंद, मुझसे बात ही कौन करता है? यदु, तो फिर क्या हो गया है? अरविंद, अब कैसे बताऊं, डूब मरने की बात है। यदु, लेकिन कहोगे भी? अरविंद, सुनोगे, राजकुमार ने एक लड़की पर बलात्कार करने की कोशिश की है। यदु, बलात्कार? किस लड़की पर? अरविंद, अनुराधा पर। लीला, इतनी नीच हरकत? अरविंद,
जोर से, तुम मत बोलो, तुम्हारे कारण राजकुमार आज कॉलेज में है। यदु, लेकिन यह घटना हुई कहाँ? अरविंद, और कहाँ, कॉलेज में। यदु, लेकिन कॉलेज में यह संभव कैसे है, यह भी तुम्हारे रहते? अरविंद, जब किस्मत फूटी है तो क्या करूं, मुझे खुद विश्वास नहीं होता, पर जो कुछ हुआ वह इतना सच है कि। यदु, लेकिन हो कैसे गया? आई कांट बिलीव। अरविंद, कॉलेज बिल्डिंग के पीछे बगीचा तुमने देखा है ना, वहीं 4 बजे थे, कॉलेज से लड़के चले गए थे। मैंने सोचा गुलाब की नई कलमों को देख आऊं। यदु, तो अरविंद, हौज के पास पहुंचा तो लड़की की भयानक चीख सुनाई पड़ी। मैं दौड़ा, देखा तो राजकुमार अनुराधा पर, वह छटपटा रही थी। इट वॉज हॉरिबल। मैंने राजकुमार को ललकारा, भाग गया साला। अनुराधा फूट फूट कर रोती हुई रही। इसमें समझे, इमेजिन माई स्टेट ऑफ माइंड। क्षण भर की अवस्था खामोश। यदु, सचमुच बहुत दुखद है, पर यह लड़की बगीचे में अकेली क्या कर रही थी? अरविंद, किसी का इंतजार कर रही थी। यदु, किसका? अरविंद, कुछ पूछने पर भी नाम नहीं बताया। यदु, हो सकता है किसी प्रेमी का इंतजार कर रही हो। अरविंद, तो कौन सा पाप कर रही थी? इसका मतलब यह तो नहीं होता कि उसे रेप कर दिया जाए। लीला, रोकोगे तो भी बोलूंगी। पूरी घटना के लिए तुम कहाँ जिम्मेवार हो? अरविंद, समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? अगर मैं कठपुतली प्रिंसिपल न होता तो उस बदमाश की हिम्मत हो सकती थी। यदु, फिर भी तुम्हारा इसमें क्या दोष है? जिसने किया है भुगतेगा। अरविंद, यू डोंट अंडरस्टैंड द ट्रेजिडी। इस घटना का अकेला गवाह मैं हूँ। अब कल अदालत बनकर भी मुझे ही बैठना है। यदि, तो क्या उसने लिखित शिकायत की है? अरविंद, क्यों नहीं करेगी, और न भी करती तो क्या मुझे नामर्दों की तरह चुप बैठना चाहिए? लीला, तो क्या मामला तूल पकड़ेगा? अरविंद, इस बार तो बवंडर होगा, बात कल तक पूरे विद्यार्थियों में फैल जाएगी। लड़के राजकुमार को कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए कहेंगे, हो सकता है पुलिस केस बन जाए। अगर चंटू भी शहर में हुआ तो पिछली बार का बदला चुकाएगा। यदु, लेकिन वह कॉलेज में कहाँ है? अरविंद, कॉलेज में न होने से क्या होता है, उसके साथी तो हैं। याद है इन लड़कों पर हमने पुलिस के डंडे बरसाए थे, उनके अगुआ लोगों को कॉलेज से निकाला था। क्या वे चुप बैठ जाएंगे? मैंने सबके सामने झूठा बोला था, क्या वे मुझे माफ़ कर देंगे? यदु, रिपोर्ट दबा दो। अरविंद, असंभव, पूरी घटना मेरे सामने हुई है, सब कुछ इतना सच और भयानक रूप से सच है कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा। लीला, लेकिन सच बोलने का मतलब जानते हो? अरविंद, कहाँ ना, तुम चुप रहो। मैं सोचता था तुम बलात्कार की बात सुनकर तिलमिला जाओगी, राजकुमार को कठोर से कठोर सजा देने पर मुझे विवश कर दोगी, पर उल्टे तुम। क्या सुविधाओं ने तुम्हारी संवेदना को इतना मार डाला है? लीला, और प्रेसिडेंट तुम्हें नौकरी से निकाल देगा तब? अरविंद, निकालने दो, नौकरी नौकरी। यदु, जरा व्यवहारिक बुद्धि से काम लो अरविंद। अरविंद, क्या खाक काम लो? यदु, उस लड़की को समझाओ, उससे कहो कि बात फैलेगी तो बदनामी भी उसी की होगी। चुप बैठना ज़्यादा अच्छा है। अगर समझाने से काम चल जाता है तो बावेला मचाने से फ़ायदा। लीला, यदु भाई ठीक कहते हो, तुम्ही भी झूठ नहीं बोलना पड़ेगा और संकट भी टल जाएगा। अरविंद, मैं कहता हूँ चुप रहो। द्वार पर आहट, प्रेसिडेंट आता है। अरविंद आश्चर्य से, आप प्रेसिडेंट यदु की ओर देखते हुए, मैं आपसे जरा अकेले में बात करना चाहता हूँ। यदु इशारा समझकर चला जाता है। प्रेसिडेंट इत्मीनान से बैठकर सिगार जलाता है। मिस्टर अरविंद, कॉलेज में इतनी बड़ी घटना हो गई और आपने मुझे इन्फॉर्म करना तक जरूरी नहीं समझा। लीला बीच में, ये तो बस आपकी ओर आ ही रहे थे, कितने परेशान हैं तब से, कह रहे थे प्रेसिडेंट साहब भी बहुत चिंतित होंगे। प्रेसिडेंट लीला की बात पर ध्यान देता हुआ अरविंद से, क्या आपको कॉलेज से मेरे घर सीधे नहीं आना चाहिए था? लेकिन आपको फुर्सत कहाँ थी, आप तो उस लड़की से रिपोर्ट लिखाने में लगे थे। अरविंद, उसने रिपोर्ट खुद लिखी। प्रेसिडेंट, पर आपने मना भी तो नहीं किया। अरविंद, क्या यह उसका अधिकार नहीं था? प्रेसिडेंट, उसे समझाना भी आपका कर्तव्य था। अरविंद उत्तेजित, आपकी लड़की पर बलात्कार की कोशिश होती तो क्या आप उस चुप रहते? प्रेसिडेंट, मिस्टर अरविंद। अरविंद लीला से, तुम भीतर जाओ। प्रेसिडेंट, मतलब साफ है कि आप उस लड़की की तरफ से बोल रहे हैं। अरविंद, आप चाहे जो समझे। प्रेसिडेंट, क्या आप राजकुमार के खिलाफ एक्शन लेने की सोच रहे हैं? अरविंद, ऑफ कोर्स, नहीं लूँगा तो लड़के मुझे फाड़ खाएंगे। प्रेसिडेंट, मिस्टर अरविंद, आप नहीं जानते हैं कि आपने लड़के की हरकत पर कितना दुखी हूँ। कोई भी बाप होगा। अरविंद, तो उसे अपने किए की सजा भुगतने दीजिए। प्रेसिडेंट, दूसरा कोई समय होता तो आपकी बात मान लेता, पर इस समय नहीं। अरविंद, क्यों? प्रेसिडेंट, अब आपसे क्या छुपाऊं, मुझे मंत्रिमंडल लेने की बात चल रही है, मेरी इमेज नहीं बिगड़नी चाहिए। अरविंद, तो राजकुमार को रेस्टिकेट करा दीजिए, आपकी इमेज और उभर कर सामने आएगी। प्रेसिडेंट, परमार्थ की राजनीति के दिन लद गए मिस्टर अरविंद। अरविंद, तो आप क्या चाहते हैं?
प्रेसिडेंट, लड़के को बेदाग भी बचाना है, मंत्री भी बनना है मुझे। आप नहीं जानते, अपराध की सार्वजनिक तौर पर स्वीकृति राजनीति में आत्महत्या कहलाती है। अरविंद, सार्वजनिक रूप से झूठ बोलना क्या मेरे लिए आत्महत्या नहीं होगी? प्रेसिडेंट, लेकिन ऐसा मौका ही क्यों आने देते हैं? ऐसा कुछ सोचिए जिसमें न आपको बोलना पड़े न दूसरों को। अरविंद, नहीं, इस बार मैं वही बोलूँगा जो सच है। प्रेसिडेंट, लगता है आपका धर्मराज फिर जाग उठा है, पर आप करेंगे वही जो मैं चाहता हूँ। अरविंद, आप गलतफहमी में हैं। प्रेसिडेंट, मैं लेकिन कल आप तो कुछ बोलेंगे, उस पर विश्वास कौन करेगा? अरविंद, क्यों? प्रेसिडेंट, क्योंकि जब तक आप पुलिस की हिरासत में होंगे। इसी समय लीला आती है, मैं जा रहा हूँ। लीला, लेकिन इनका अपराध क्या है? प्रेसिडेंट, विरोध, केवल विरोध। उठता हुआ, अच्छा मिस्टर अरविंद, थोड़ी देर बाद मैं टेलीफोन करूंगा, इस बीच आप मेरा कहना मान ले तो अच्छा ही है। लीला अरविंद की ओर परेशान दृष्टि से देखती है। कुछ देर की खामोशी। लीला, तुमने आखिर ऐसा कर क्या दिया जो जेल जाने की नौबत आ गई? अरविंद, क्या मुझ पर भरोसा नहीं? लीला, फिर भी। अरविंद, मैंने कोई गलती नहीं की है। लीला, तब प्रेसिडेंट धमका क्यों रहा था? अरविंद, उसके हथकंडे तुम नहीं जानती। लीला, क्या तुमसे कोई गलती नहीं हो सकती? अरविंद, नहीं, मैंने अपना काम ईमानदारी से किया है। लीला, क्या प्रेसिडेंट को इतना नाराज कर लोगे कि वह तुम्हें जेल भिजवा दे? अरविंद, जेल उसका बाप नहीं भिजवा सकता, नौकरी भले ले ले। लीला, नौकरी छूटने का मतलब समझते हो? अरविंद, हाँ समझता हूँ। तुम्हारे या बंगला छिन जाएगा, टेलीफोन कट जाएगा, मुफ्त के चपरासी नहीं रहेंगे, तुम प्रिंसिपल की औरत नहीं कहलाओगे। भीतर बर्तन गिरने की आवाज़। मैं आज तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। लीला भीतर जाती है। अरविंद उसी परेशानी की हालत में टेलीफोन तक जाता है, नंबर डायल करता है। दूसरी तरफ का नंबर शायद इंगेज है। रिसीवर रख देता है। कुछ क्षणों में फिर नंबर डायल करता है, नंबर शायद फिर इंगेज है। अनुराधा आती है, 20 के आसपास, दिखने में ठीक ठाक। अरविंद को उसकी उपस्थिति पर आश्चर्य। अरविंद, तुम इस समय यहाँ? अनुराधा, जी सर। अरविंद, लेकिन यहाँ आने की जरूरत? अनुराधा, मैं जानना चाहती थी। क्या? अरविंद, क्या? अनुराधा, क्या आप निश्चित रूप से एक्शन ले रहे हैं ना? ले रहे हैं या नहीं? अरविंद, तो तुम चाहती हो कि एक्शन निश्चित रूप से हो? अनुराधा, नहीं चाहती तो रिपोर्ट क्यों करती? अरविंद, क्या अपने माता पिता को सब कुछ बता दिया? अनुराधा, जी हाँ। अरविंद, क्या कहते हैं? अनुराधा, कहते हैं चुप बैठो, कॉलेज छोड़ दो। अरविंद, क्यों? अनुराधा, सोचती है गरीबों का पचड़े में पड़ना ठीक नहीं। अरविंद, लगता है डर गए हैं। अनुराधा, क्या उनका डर स्वाभाविक नहीं? सोचते हैं कल अखबार वालों को मालूम हो जाएगा, वे मसालेदार ढंग से खबरें छापेंगे, लोग घिनौना ढंग से उसका मजाक लेंगे, जो नहीं हुआ है वह भी मेरे मत्थे मढ़ा जाएगा। अरविंद, क्या वे इसे अपनी इज्जत पर हमला नहीं समझते? क्या उनकी आत्मा तिलमिलाई नहीं? अनुराधा, क्या वे मनुष्य नहीं हैं? पर क्या कर सकते हैं, प्रेसिडेंट से कैसे टकराएंगे? उनका कहना है ऐसे मामलों में लोगों की कल्पना शक्ति बड़ी उपजाऊ होती है, बलात्कार की कोशिश बढ़ती बढ़ती गर्भपात तक जा पहुंचेगी। अरविंद, तो तुम चाहती क्या हो? अनुराधा, एक्शन। अरविंद, माँ बाप की मर्जी के खिलाफ? अनुराधा, जी हाँ, अपनी मर्जी के खिलाफ जीकर क्या करूँगी? अरविंद, अकेली लड़ भी सकोगी? अनुराधा, क्या आप साथ नहीं देंगे? अरविंद, जैसे चौंक कर, हाँ हाँ दूंगा, क्यों नहीं। अनुराधा, जानते हैं मेरे पिता को धमकाया जा रहा है। अरविंद, कौन धमका रहा है? अनुराधा, राजकुमार और उसके साथी। अरविंद, क्या धमकी दी है? अनुराधा, मेरे पीछे गुंडे लगाने की, राजकुमार जो कुछ नहीं कर पाया उसे पूरा करवाने की, मेरे पिता को जान से मारने की। अरविंद, तुम लोग पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं करते? अनुराधा, जब मेरे माता पिता बात को बढ़ाना ही नहीं चाहते तो रिपोर्ट क्यों करेंगे? उन्होंने तो मुझसे भी साफ कह दिया है कि यदि मैंने रिपोर्ट पर जोर दिया तो मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। अरविंद, इसके बाद भी तुम एक्शन चाहती हो? अनुराधा, जी हाँ, चाहे जो हो पर एक्शन होना चाहिए। अरविंद, पिता ने घर से निकाल दिया तो रहोगी कहाँ? अनुराधा, वह बात का सवाल है, लेकिन राजकुमार इस बार नहीं छूट पाएगा। क्या मैं उसकी रखैल हूँ या उसके बाप की जायदाद? अरविंद, लेकिन बदनाम होने के बाद तुम्हें अपनाएगा कौन? अनुराधा, सभी पुरुष नामर्द नहीं हो गए हैं सर, मुझे अपनाने वाला भी कोई है, उसका प्रेम मुझे लड़ने की ताकत देगा। अरविंद, कौन है वह? अनुराधा, वही जिसका मैं बगीचे में इंतजार कर रही थी। अरविंद, तो वह आया क्यों नहीं? अनुराधा, नहीं आ पाया, एकाएक उसे शहर से बाहर जाना पड़ा। अगर वह आ जाता तो? अरविंद, तो क्या कर लेता? अनुराधा, राजकुमार के पेट की अतड़ियाँ बाहर कर देता। अरविंद, तुम उसका नाम क्यों नहीं बताती? आपके काम नहीं है वह नाम। अरविंद, तो तुमने परिणामों को अच्छी तरह सोच लिया है? अनुराधा, जी हाँ, वैसे मैं परिणामों का हिसाब किताब करने की उलझन में पड़ना भी नहीं चाहती। अरविंद, ठीक है, मैं कल राजकुमार को कॉलेज से रेस्टिकेट कर दूंगा। अनुराधा, पर आपने सभी परिणामों का हिसाब किताब कर लिया है या नहीं? अरविंद, सोचनी ही हो कि उसे रेस्टिकेट नहीं कर पाऊंगा। क्यों सोचती हो ऐसा? अनुराधा, क्योंकि आप कहते बहुत हैं पर करते कुछ नहीं।
अरविंद, इसका मतलब तुम्हें मुझ पर भी भरोसा नहीं? क्या तुमसे खुद मैंने रिपोर्ट नहीं लिखाई? क्या विरोध करने के लिए मैंने खुद नहीं कहा? अनुराधा, कहा ना, मुझे थोड़ा अचरज भी हुआ। अरविंद, लेकिन क्यों? अनुराधा, क्योंकि 3 साल पहले आपने चंदू से भी यही कहा था। चंदू ने आपके हर शब्द पर हमेशा वेद की तरह विश्वास किया, पर हुआ क्या? अरविंद, मैंने उससे अभी कभी कुछ नहीं कहा था। अनुराधा, झूठ बोलते हैं आप। आपने उसका साथ देने का आश्वासन दिया था। आपके बूते पर वह लड़ गया, लेकिन लाठियां चली, उसे कॉलेज से निकाला गया और आपने प्रिंसिपल ले ली मुआवजे में। अरविंद, गलत आरोप लगाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? प्रेसिडेंट तो चंदू पर मुकदमा चलाकर सजा कराना चाहता था, लेकिन मैंने बचाया उसे। अनुराधा, लेकिन आप मौके पर बदल गए थे, इस बात को हर लड़का जानता है। अरविंद, तो क्या तुम मुझ पर विश्वास नहीं करती? अनुराधा, करना चाहती हूँ सर, पर मन बहुत डरता है। अगर आप बदल गए तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। मेरा विरोध एक मजाक बनकर रह जाएगा। लोग समझेंगे मैंने राजकुमार को फंसाने के लिए साजिश की है। अरविंद, जरा सोचो अनुराधा, अगर तुम बदनामी का खतरा उठाकर भी लड़ सकती हो तो मैं पीछे क्यों हटूंगा? विश्वास करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, चाहे मुझे नौकरी क्यों न छोड़ देनी पड़े। अनुराधा, तो मैं आपके शब्दों पर विश्वास करती हूँ। इस मामले में आप ही एकमात्र गवाह हैं। आप बदल गए तो मैं कहीं को मुंह नहीं दिखाने लायक रहूंगी, और तो और वह भी मुझसे घृणा करने लगेगा। अरविंद, तुम निश्चिंत रहो, अब तुम्हारी लड़ाई मेरी लड़ाई है। टेलीफोन की घंटी। अरविंद रिसीवर उठाता है। लीला आ जाती है। अरविंद, हेलो जी, बोल रहा हूँ, नमस्कार जी। सोच लिया है? जी हाँ, अच्छी तरह सोच लिया है। नो सर, माई डिसीजन इज़ फाइनल, कांट बी चेंज्ड। कल मैं राजकुमार को रेस्टिगेट कर रहा हूँ। जी हाँ, यह मेरा आखिरी फैसला है। जी, क्या कहा? रिपोर्ट अनुराधा के सामने फाड़ दूँ? तो आप जानते हैं कि अनुराधा मेरे यहाँ है। क्या उसके पिता आपके यहाँ बैठे हैं? जी नहीं, मैं एक्शन लूँगा। जी, क्या कहा? आप पुलिस को फ़ोन कर रहे हैं? 15,000 का घपला? लेकिन आप ही ने। तो क्या आप पुलिस को इन्फॉर्म कर रहे हैं? नो सर, नो सर, आप जैसा कहते हैं वैसा ही होगा सर। यस सर, यस सर, यस सर। अरविंद फ़ोन रख देता है। घबराहट के कारण उसके माथे पर पसीना आ जाता है। लीला उसकी हालत देखकर, प्रेसिडेंट साहब क्या कह रहे थे? तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? अरविंद अपनी घबराहट छिपाता हुआ, कोई खास बात नहीं। कॉलेज के क्लर्क ने 15,000 रुपये का गबन कर दिया, इसलिए पुलिस वगैरह। अनुराधा, लेकिन आप तो ऐसे घबरा रहे हैं जैसे गबन आपने किया हो। अरविंद, आखिर कॉलेज का मामला तो है ही। अनुराधा, तुम्हारे पिताजी नहीं चाहते कि तुम रिपोर्ट करो। अनुराधा, अब सवाल पिताजी के चाहने न चाहने का नहीं रहा, आप क्या चाहते हैं? अरविंद, मैं सोचता हूँ कि तुम्हारे पिताजी ठीक कहते हैं। आखिर अनुभवी आदमी हैं। तुम्हारा भला बुरा जितना सोच